हाँ जी। हेलो, वेलकम आप सभी का। स्वागत है मेरे भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल पायनियर कोचिंग सेंटर में। ठीक है। अ, आज हम स्टार्ट करेंगे भाई साहब क्लास ट्वेल्थ का। ठीक है। क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर होता है भाई साहब। एक मिनट रुको यार। अच्छा छोड़ो, चलो देखो। क्या मैं बात कर रहा था तुमसे कि क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो कि मेरे भाई इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भाई साहब जो भी है, आप सभी एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सवाल बनेंगे भाई। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के जितने भी बच्चे मेरे प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, ठीक है, इस बैच से एकदम लग के प्रिपरेशन करो भाई। ठीक है। कोस्ट गार्ड वाले को इजीली बोल रहा हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी टाइम है, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे भाई आप सब, और एटीसी वाले तो अभी तक वैकेंसी का कुछ आता पता ही नहीं। ठीक है। तो फिर भी आप क्या करो, तैयारी में लगे रहो, कब आ जाए धमक जाए। ठीक है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ इस माध्यम से। ठीक है भाई, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर कैसा रहेगा, ठीक है, आप मुझे बताना लास्ट में। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे सिलेबस पर। सॉरी, ये है बैच का। ठीक है। फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारा 2025 का। ठीक है। एयरफोर्स, आईसीजी और नेवी और एटीसी ऑफिसर, जिसमें मेरे भाई फिजिक्स आते हैं वो आप कवर कर सकते हो। देखो क्लास 11 ट्वेल्थ का फिजिक्स दोनों ही कवर करेंगे, अभी क्लास ट्वेल्थ चल रहा है। ठीक है। चलो, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है भाई। जिसने भी ना देखा, प्रैक्टिस ना करा है, पीवाई क्यू के साथ प्रैक्टिस करा रखा है हमने। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट करा आज। ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। चलो देखो, बात करते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है। समय ख़राब ना करते हुए, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है हमारा। ठीक है। फिर भी आप सभी के लिए एक बढ़िया सा लेक्चर रिकॉर्ड करने का कोशिश करा। ठीक है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि इसमें एक कंडक्टर है। ठीक है। एक कंडक्टर है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है। चलो, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस कंडक्टर में इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो और इधर माइनस हो, निगेटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव हो और इधर निगेटिव हो, तो ऐसे कंडीशन पर क्या बोलोगे? कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना भाई, हमेशा ही याद रखो। आप याद नहीं रखो, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। ठीक है। मेरे भाई लाइन कट गया यार। एक मिनट भाई। चलो बढ़िया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप सभी को कि आप एक चीज़ याद करते रहो कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है। ठीक है। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ही डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, देखो मैं अगर बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेरे भाई किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इधर साइड है। ठीक है। इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज एक फोर्स का अनुभव करता है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दादागिरी का एरिया है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एक पॉइंट चार्ज को अगर उसमें रखते हो, उस क्षेत्र में रखते हो, तो ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लो कि तुम अपने घर में रहते हो, अपने गांव में रहते हो, मैं गांव का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि मैं गांव में ही रहता हूँ। ठीक है। तो गांव में क्या होता है ना कि सबका अपना अपना एक एरिया होता है। ठीक है। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान में सुनो। ठीक है। गांव में अपना अपना एक एरिया होता है। जैसे किसी से अगर झगड़ा हो जाए, ठीक है, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, ठीक है, तो बोला जाता है ना कि हाँ मेरे इधर आना, मैं संभाल लूँगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये उसका दादागिरी का एरिया है। जैसे गांव में अगर किसी का बारात जाता है ना, तो हमेशा ये बोला जाता है भाई कि मतलब बारात मार खा सकता है, मतलब कि बारात में गए लोग मार खा सकते हैं, लेकिन गांव के लोग जो वहाँ के स्थानीय निवासी है वो मार नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो उनका एरिया है भाई।
ठीक है, सब अपने अपने एरिया का डॉन होते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके का दादागिरी का एरिया है, ठीक है, जिसमें किसी भी पॉइंट चार्ज को रखने पर ना वो एक बल का अनुभव करता है भाई, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो वो हमेशा एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उल्टा बहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन का बात कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बहेगा, ठीक है, यानी कि उसका डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बहेगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहेगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी कंडक्टर में मेरे भाई आप याद रखना, किसी भी कंडक्टर में जब भी आपको से कोई बात करे तो हम हमेशा आई एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एवरेज करंट को कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी से, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? आई बराबर क्यू बाई टी। आप बोलो समझ रहे हो ना इस बात को? आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, ठीक है भाई। देखो ज़रा समय से थोड़ा सा कलरिंग कर दो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को कैलकुलेट करें तो हम उस करंट के एवरेज को कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेट, इलेक्ट्रॉन के बहने के रेट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बोलूँ कि इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे तो तुम बोलोगे द रेट ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या बोलोगे? चार्ज, ठीक है। और चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या बोलोगे? इसी का नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और किसी भी कंडक्टर में हम क्या करते हैं? आई एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज होता है ना मेरे भाई, वो टोटल चार्ज होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक सेकंड में, यानी कि मैं अगर बोलूँ कि 1 सेकंड में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? बोलोगे करंट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। आई से डिनोट कर, अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि अगर इसे आई से डिनोट किया जाता है तो आई बराबर आप बोलोगे क्यू बाई टी होता है, ठीक है। और क्यू क्या होता है? यानी कि चार्ज, एक सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो करेगा, ठीक है, यानी कि टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं बोलूँ कि चार्ज कैसे यूनिट क्या होता है तो तुम बोलोगे भाई साहब ये होता है कूलॉम, ठीक है, कूलॉम। अपॉन में होता है सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि करंट का जो एसआई मात्रक होता है, यानी कि एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो क्या होता है? तो तुम बोलोगे कूलॉम पर सेकेंड। लेकिन इसका दूसरा भी मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर मेरे भाई, ठीक है, एम्पियर बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? कि अगर आई को अगर हम बोले कि करंट है तो इसको हम क्यू बाई टी से डिनोट करते हैं, जहाँ क्यू होता है चार्ज और टी होता है टाइम। यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया कि मेरे भाई किसी भी कंडक्टर में करंट जो होता है वो हम आई एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक सेकंड में कुल बहने वाली चार्ज की मात्रा को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसी का नाम होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई साहब किसी भी कंडक्टर में, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, चलो, किसी भी कंडक्टर में भाई साहब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी, रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं मिटा दूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए कि एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। अगर हम किसी भी एक क्षण पर फ्लो करने वाले करंट को अगर नापें, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट,
फ्लो ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करें तो उससे हम बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है। आई इंस्टेंटेनियस से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आई इंस्टेंटेनियस से इसको क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टेंटेनियस, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस बोला जाता है इसको, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई किसी भी क्षण पे, जैसे कि मान लो कि हम 1 सेकंड पर देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा सेकंड पर देख रहे हैं, तीसरा सेकंड पर देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हम एक इंस्टेंट किसी भी, जैसे इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, ज़रा मेरी बात समझना। जैसे तो कभी तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, या फिर साइकिल चला रहे हो, ठीक है, या फिर तुम कार चला रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर क्या होता है कि जब मान लो कि एकाएक मतलब तुम्हारे पास क्या होगा कि कार चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, एकाएक तुम्हारा नज़र पड़ता है गाड़ी के स्पीडोमीटर पे, तो उस समय अगर तुम जो स्पीड देख रहे हो, मान लो कि 60 स्पीड दिख रहा है, उस समय 60 किलोमीटर पर आवर, तो उस समय जो तुम्हारा स्पीड होगा, तुम उस इंस्टेंट पर उस स्पीड को बोलोगे कि यार मेरा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो है मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर का। जिस इंस्टेंट पर तुमने उस स्पीडोमीटर को देखा उसी को हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड से नाम दे दिया। तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है एक इंस्टेंट पर कैलकुलेट किया हुआ चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, समझ में आया। रेट ऑफ इंस्टेंट कहलाता है वो। यानी मेरे कहने का मतलब एक बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल पे, ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल पर अगर मैं बात करूँ कि स्मॉल टाइम इंटरवल पर, ठीक है, यानी कि dt, एक स्मॉल टाइम इंटरवल पर फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि dq, इसी को हम बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस, यानी आई इंस्टेंटेनियस को हम बोलते हैं dq/dt, यानी स्मॉल टाइम t में, ठीक है, स्मॉल टाइम dt सेकंड में क्या होता है कि जो चार्ज हमने कैलकुलेट करा उसी को हम बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस, यानी dq/dt, ठीक है। स्मॉल चार्ज q को स्मॉल टाइम t में जब हमने देखा तो उसी को हमने नाम दे दिया आई इंस्टेंटेनियस या फिर इंस्टेंटेनियस करंट बोल दिया गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या ये करंट क्या करंट का दिशा होता है? अब एक बात बताओ, क्या करंट का दिशा होता है, यानी कि ये स्केलर है कि वेक्टर, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास जो करंट है ना, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। देखो मेरे भाई क्या होता है कि ना, करंट के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और तुम पढ़े हो कि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर लॉ का पालन करने के लिए क्या होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ एडिशन का फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम किसी भी क्वांटिटी को बोल सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर करंट के पास डायरेक्शन है, अगर मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्यों होता है, ठीक है। हालांकि फिलहाल अभी हमको समझना है कि ये स्केलर है कि वेक्टर। तो मेरे भाई स्केलर क्वांटिटी इसलिए है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन ये जो है स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो नहीं करता है, यानी कि पालन नहीं करता है। ये जो करंट है, ठीक है, ये जो करंट है वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसको हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आगे जब तुम पढ़ोगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में, तो मेरे भाई एक किरचॉफ का जंक्शन लॉ होता है, ठीक है। ये करंट मान लो कि I1 है, और ये करंट मान लो कि ये I2 है, और ये करंट I3 है, ठीक है, ये करंट क्या है, I3 है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि आने वाले करंट को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं I1 + I2, ठीक है, I1 + I2, ठीक है, और माइनस कर देते हैं जाने वाली करंट को, ठीक है, I3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस क्या डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं इसको, यानी कि अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि जब भी करंट को किसी निश्चित मतलब कि ऐसे ही एडिशन और जोड़ या घटा सकता है, तो वो कंडीशन वेक्टर लॉ का पालन नहीं करता है।
यानी कि ऐसे अगर हम किसी भी संख्या को या फिर किसी भी राशि को जोड़ने लगे तो वो हमेशा ही स्केलर होता है। ना तो इसमें डायरेक्शन का हमने ऊपर मतलब कोई जिक्र करा, ठीक है, तो इसलिए ना ही इसमें कोई वेक्टर का जिक्र करा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया? क्या नहीं करती है मेरे भाई? तो ये काम नहीं करती है किसके ऊपर? वेक्टर लॉ एडिशन के ऊपर काम नहीं करती। इसके लिए हम बोलते हैं कि करंट क्या एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है भाई? इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि करंट क्या है, तो तुम बोलोगे मेरे भाई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कि इंस्टेंटेनियस चार्ज क्या, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? तो मैंने बोला कि एक क्षण में, जिस क्षण में एक मतलब एक कोई भी चार्ज फ्लो कर जाए, ठीक है, एक छोटा सा चार्ज एक छोटे से टाइम इंटरवल पर फ्लो कर जाए, तो उसी को हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। मैंने जिक्र करा कि मेरे भाई करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसे आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जहाँ आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। जहाँ आई क्या होता है? करंट होता है, क्यू क्या होता है? चार्ज, और टी होता है टाइम। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो नहीं करता है। यानी अगर मैं नोट लिखूं तो क्या लिखूंगा? करंट यानी कि करंट यानी कि आई डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जिसके कारण इसे हम क्या नाम दे दिए हैं? स्केलर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये हमारे पास एक नोट पॉइंट बन गया। ठीक है, करंट को हम स्केलर क्यों बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अब आता है बात डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। मेरे भाई अभी ना मैंने बताया कि डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ एडिशन का फॉलो नहीं करता है, इसके कारण इसको स्केलर बोला जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या होता है भाई? डायरेक्शन ऑफ करंट में एक बात याद रखना तुम मेरी बात कि अगर मैं बोलूँ, जैसे देखो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूँ। ठीक है, ये लो थोड़ा सा इधर आ जाए, बढ़िया। अब देखो, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई ये कंडीशन जो है, ये जो डायरेक्शन है वो, अरे का ये जो करंट, ये जो दिशा है, ये किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा है। यानी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, यानी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की हो जाती है। अच्छा, अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारा फ्लो कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का दिशा कुछ इधर साइड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट भागता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पता नहीं इसको मिर्ची लगती है कि क्या लगती है। ठीक है, अब देखो ज़रा, इस इलेक्ट्रॉन का दिशा कुछ इस साइड है। ठीक है, यानी जो करंट इलेक्ट्रॉन का जो दिशा है वो निगेटिव से पॉजिटिव की हो जा रहा है, जबकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई साहब, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? तो इस साइड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि मेरे भाई, एक मिनट लाइट बंद कर लेना, थोड़ा सा लाइट आ चुकी है भाई। ठीक है, देखो क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो करता है। देखो इस वायर में, ये वायर है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक वायर है जिसमें क्या कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, प्लस से निगेटिव टर्मिनल के। तो इस आई वाले जो, इसको जो है ना, इसे हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, और इसका हिंदी होता है संवहन धारा। तो मेरे भाई किसी भी कंडक्टर में हम कन्वेंशनल करंट को ही क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, या फिर कन्वेंशनल करंट को ही हम एज्यूम करके चलते हैं। चूँकि इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होती है ना, वो वास्तव में होती है निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा समझने योग्य बात मेरी, कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा है वो निगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन किसी भी कंडक्टर में सिर्फ कन्वेंशनल करंट को ही माना जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में सिर्फ कन्वेंशनल करंट को ही माना जाता है, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात?
कि अगर मैं बात करूँ कि हालांकि चूँकि अगर मैं बात करूँ कि करंट का जो दिशा होता है ना मेरे भाई, करंट का जो दिशा होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है भाई, ठीक है, डायरेक्शन लिखो, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ बढ़िया से। द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ऑफ करंट वास्तव में क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन भाई साहब, लेकिन हम किसी भी कंडक्टर में लिख देते हैं हम, किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर में कन्वेंशनल करंट को अज्यूम करते हैं, कन्वेंशनल करंट को मेज़र करते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं, ठीक है भाई, मेज़र करते हैं, जो कि जिसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि वास्तव में जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, वास्तव में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें कि भाई साहब किसी भी कंडक्टर में हम किसको लेते हैं, कन्वेंशनल करंट को लेते हैं, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए ना बहुत सारे रूल है, ठीक है, बहुत सारे कुछ नियम है जिससे आप करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूँगा हेडिंग कि टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना कि टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीका गिवन है, ठीक है, जो कि देखो मैं इसे थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बहुत सारे नियम है हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4 तरीके हैं इसके पास, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि इसके पास कितने तरीके हैं, तो 4 तरीके, देखो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, इसको बढ़िया रहेगा। और मेरे भाई एक बात याद रखना तुम भी, ठीक है, एक बात याद रखना कि आपको अगर पीडीएफ का ज़रूरी हो ना, तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकता है, मेरे भाई आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से तुम अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, ठीक है, 1 2, ठीक है, और ये 3, मैं 4 तरीके आपको बताऊंगा करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, भाई आप याद रखना, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको मैं 4 तरीके बताऊंगा, आप इन चारों तरीके में से किसी भी तरीके को लगा के आप करंट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पहला है मेरे भाई कन्वेंशनल करंट को बताकर, ठीक है, कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल करंट को पता करके आप करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। दूसरा है यानी कि किसी भी मान लो कि अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज से आप पता कर सकते हो, दूसरा कंडीशन है कि वोल्टेज से, ठीक है, वोल्टेज, अब कैसे कैसे है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, वोल्टेज से, ठीक है। तीसरा जो है मेरे भाई वो है इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन से, ठीक है। और चौथा में है आपके पास कंडीशन कि आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, ठीक है, ये डायरेक्शन से, ठीक है। ये 4 तरीके आपके पास होते हैं करंट के डायरेक्शन को नापने का। एक बात बताओ मेरे भाई, कन्वेंशनल करंट से जब भी हम करंट को नापते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल करंट से अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट की दिशा को अगर हम नापते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हमेशा कन्वेंशनल करंट जो है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। ज़रा देखो,
आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं कन्वेंशनल करंट से। पहला वाला जो टाइप है हमारे पास वो है कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट से हमेशा कन्वेंशनल करंट कहाँ से आती है, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, ठीक है, लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। समझ में आ रही है भाई, लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। एक तरीका ये कन्वेंशनल करंट, और जिस दिशा में कन्वेंशनल करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का दिशा, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी करंट का डायरेक्शन भी किधर होगा। सो हम बोल सकते हैं सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज इन देखो इज इन हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि जिस दिशा में भी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो उसी दिशा में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होगी। यानी कि अगर कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी किधर होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आया, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखो भाई, दूसरा कंडीशन क्या है, जब भी किसी तार में क्या दिया हो, वोल्टेज दिया हो, जैसे देखो कि अगर मान लो कि ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर में आपको मैं बता दूं कि अगर ये 5 वोल्ट है, प्लस का 5 वोल्ट है, और इधर का है आपके पास प्लस का 10 वोल्ट है, ठीक है, प्लस का 5 वोल्ट है और इधर प्लस का 5 वोल्ट है इधर, और इधर प्लस का 10 वोल्ट है, तो क्या आप इसके नहीं बोल सकते कि यार ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, ठीक है, हायर पोटेंशियल, ठीक है, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब बताओ कि करंट किधर से किधर बहेगा, तुम बोलोगे यार करंट का जो डायरेक्शन होगा मेरे भाई, वो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो तुम बोलोगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। ये जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, तो तुम बोलोगे आई का, ठीक है, यानी आई का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक। अच्छा, तीसरा कंडीशन आपके पास है इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करता है ना भाई, एकमात्र ऐसा कंडीशन है इलेक्ट्रॉन की फ्लो के डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहेगा ना उसके ठीक उल्टे दिशा में क्या बहेगा, करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। एक सवाल यहाँ से बनता है भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल बनता है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हो। मैंने 4 पॉइंट लिखा दिया, चारों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट से आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से, जिधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, करंट का फ्लो, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में पूरी आपको आ गई होगी भाई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बोलो मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। 4 तरीके मैंने आपको बता दिए कि किसी भी कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में आप करंट का डायरेक्शन बता सकते हो कि वो किधर से किधर फ्लो कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं हम, और आगे में देखेंगे करंट कैरियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। करंट कैरियर क्या क्या होते हैं, ठीक है, करंट कैरियर, ठीक है। करंट कैरियर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम, क्या है करंट कैरियर, ठीक है। करंट कैरियर के बारे में, करंट कैरियर क्या क्या है, ठीक है। अब देखो बहुत मस्त सवाल है भाई, और एज इट इज़ आपके पेपर में भी ये सवाल आते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पेपर में आने वाले सवाल है भाई,
करंट कैरियर के बारे में थोड़ा सा जानो। देखो क्या होता है करंट कैरियर। ऐसा करंट कैरियर 3 स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। मैं उसका आपको नाम बता दूं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये है भाई, ठीक है, ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है, और ये लो, बढ़िया है। एक कंडीशन 1, ठीक है, और सेम ऐसा यहाँ पे बना दूँ मैं, ठीक है, और सेम ऐसा यहाँ पर बना दूँ मैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो करंट कैरियर 3 प्रकार में होते हैं। कौन कौन किस किस में होता है? तो मेरे भाई सॉलिड में होते हैं, ठीक है, सॉलिड में होते हैं, ठीक है, लिक्विड में होते हैं, ठीक है, लिक्विड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। अच्छा, तीसरा गैस में होते हैं, ठीक है, गैस में होते हैं, यानी कि गैसेस, ठीक है, लिक्विड्स और सॉलिड्स, ठीक है। यानी कि ठोसों में करंट कैरियर क्या होंगे, लिक्विड में करंट कैरियर क्या होगा, और गैसेस में फिर करंट कैरियर क्या होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सॉलिड में 3 प्रकार के होते हैं सॉलिड। ये पहला कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बारे में। दूसरा होता है आपके पास इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक। अच्छा, तीसरा होता है आपके पास सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अरे भाई आगे जब पढ़ेंगे ना सेमी कंडक्टर, तो वो एक चैप्टर ही है, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सॉलिड में 3 स्टेज, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में कौन सा चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, यानी आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं कंडक्टर में। तो आप बोलोगे कंडक्टर में करंट फ्लो किसके कारण होता है, तो आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इंसुलेटर में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोलोगे नहीं, यानी कि इसमें नो कैरियर, नो करंट कैरियर, ठीक है, कैरियर, ठीक है, कोई करंट कैरियर इसमें नहीं होता है इंसुलेटर में। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होता है भाई, होल्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर यानी करंट कैरियर होते ही नहीं है, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। डायरेक्ट सवाल बनता है भाई, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में क्या होते हैं भाई, लिक्विड में होते हैं भाई पॉजिटिव एंड, ठीक है, एंड निगेटिव आयन, ठीक है, आयंस होते हैं इसमें, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं किसमें, तो आप बोलोगे लिक्विड में, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज कैरियर के रूप में होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। तीसरा गैस में। अच्छा, गैस के बारे में थोड़ा सा आप ये बात जान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिख लेना, नॉर्मल टेम्परेचर पर नो चार्ज कैरियर, यानी कि इस पर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन एट हाई वोल्टेज, ठीक है, एट हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज पर मेरे भाई, हाई वोल्टेज पर क्या होता है गैसेस में, करंट कैरियर जो होते हैं, करंट कैरियर, ठीक है। देखो करंट कैरियर वो होता है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस होते हैं, ठीक है, एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है मेरे भाई, याद रखना ये पहला है और इसका ही दूसरा है, ठीक है। समझ में आया। यानी कि करंट कैरियर आवेश वाहक, मेरे भाई समझो थोड़ा सा, किसी भी सॉलिड में 3 प्रकार के करंट कंडक्टर कैरियर होता है। करंट कैरियर किस किस में होंगे, कंडक्टर में होंगे, सेमी कंडक्टर में होंगे। कंडक्टर में करंट कैरियर कौन कौन से होंगे, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन होंगे। इंसुलेटर में कोई कैरियर नहीं होता है, कोई करंट कैरियर ही नहीं होते, ठीक है। और सेमी कंडक्टर में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप बोलोगे कि यार सेमी कंडक्टर में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। और गैसेज में मेरे भाई, गैसेज में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो गैसेज की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आपसे, तो आप बोलोगे कि यार नॉर्मल टेम्परेचर पर ना गैस में कोई करंट कैरियर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एट हाई वोल्टेज पर करंट कैरियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना। और यहाँ से सवाल बनेंगे, ठीक है, यहाँ से सवाल बनेंगे भाई, इसको भी याद रखना, ठीक है। लिक्विड के लिए भी याद रखना भाई, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि मैंने इसमें VVI लगाया था। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई।
अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम हेडिंग देंगे आपके सामने किसका, तो आप बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, हिंदी में इसका नाम होता है अनुगमन वेग, ठीक है। लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चिड़िया का नाम है भाई, अनुगमन वेग, ठीक है। अब देखो अनुगमन वेग के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं आपसे, और अनुगमन वेग के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसमें बनाना चाहूँ तो बन जाएगा क्या, ठीक है, बन ही जाएगा, चलो बढ़िया यार। एक यहाँ बना दो और इसे मैं क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। देखो एक कंडक्टर वायर बना, सॉरी कंडक्टर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा वेट करना, मैं समझाने के लिए आपको बहुत सारा तरीका लगा रहा हूँ जिससे आप क्या करो समझ जाओ, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये इधर सेट, और ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। और एक इधर सेट कर दिया हमने, ठीक है भाई, समझ में आ गई। और मैं इसको इस तरीके से कुछ यहाँ सेट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ध्यान देते चलना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक बार में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, ठीक है भाई। आप थोड़ा सा सब्र रखें हमारे पास, और आपको वो सब चीज़ मिलेगा भाई, ठीक है, जिसका आपको है इंतजार, ठीक है। अब थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा, यार ये यहाँ, और एक छोटा सा और बना दूँ मैं आपके लिए यहाँ, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब तुम समझ जाओगे। देखो ये अगर मैं बोलूँ कि किसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये एक निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया हमने। तो आपको क्या मैंने ये बताया कि भाई अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, ज़रा देखना थोड़ा सा, यानी कि इस साइड जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तुम बोलोगे एकदम सही है भाई, इस साइड जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिरकार किस चिड़िया का नाम है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। अब ज़रा सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या होता है, ये एक एवरेज वेलोसिटी होता है, जैसे किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, किसी कंडक्टर में अब तुम इसमें करंट अप्लाई करो, यानी कि वोल्टेज दे रहे हो, इसको चार्ज कर रहे हो, इसको करंट दे रहे हो, इसको करंट दे रहे हो, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मारने लगते हैं, यानी कि आपस में क्या करते हैं, मुक्कालात करने लगते हैं, ठीक है। मुक्कालात करने का मतलब कि एक दूसरे को ठोकर मारने लगते हैं। देखो इस पे मार देगा, इस पे मार देगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में झगड़ा करने लगता है। जैसे कि जैसे चार्ज तुम इस पर दोगे ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। जैसे कि कंडक्टर, जैसे कि किसी भी वायर में तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन मतलब कि करंट दे रहे हो तो वो तार जो होता है, वो जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो होता है एक दूसरे में टकराव होता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भाई, तो तुम ज़रा ध्यान देना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। देखो मैं जो लिख रहा हूँ उसको याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, ठीक है, इन अ कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, कि मैंने क्या बोला इस डेफिनेशन से कि यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि
एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किसी कंडक्टर में उसके एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे भाई एक बात मुझे बताना कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इससे जब टकराएगा तो कुछ टाइम लगेगा, क्या नहीं लगेगा बताओ? टकराएगा तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? टाउ लिखते हैं भाई, ठीक है। क्या लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं टाउ, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से टकराने में लगा टाइम t1, ठीक है। t1 मान लो, t1। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से टकराने में लगा टाइम t2, वैसे इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से टकराने में लगा टाइम t3, ठीक है। वैसे ही यानी कि t1 t2 t3 ऐसे करके बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में झगड़ा कर रहे होंगे तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मैंने इसे कैसे याद करा था पता है? रिलैक्सेशन टाइम को आपको बता दूं मैं, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस रिलैक्सेशन टाइम को क्या बोला जाता है? विश्राम काल, ठीक है। विश्रांति काल इसे बोल लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जब किसी कंडक्टर में, नंबर भाई ध्यान से थोड़ा सा बात, जब किसी कंडक्टर में, ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा बात सुनना और यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी कंडक्टर में, ठीक है, अगर करंट को फ्लो कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से क्या करने लगता है? एक दूसरे में टक्कर मारने लगता है, ठीक है। एक वेलोसिटी जनरेट होता है जिससे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर मारने लगता है, ठीक है। और उस टकराव के बीच ना, टकराव के बीच के समय जो लगता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, उस दोनों के बीच का जो समय होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अच्छा, तो क्या तुम बताओगे कि इस पर क्या कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्या? तो मैं लिखूँगा कि बाई एफ बराबर क्यू ई से, ठीक है। एफ बराबर क्यू ई से क्या होगा? एफ बराबर क्यू ई से, यानी कि फोर्स जो लगेगा इस पर, एक गुलाम इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू ई होगा, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा से? एफ बराबर क्या होगा? क्यू ई होगा, ठीक है। क्यू ई होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एफ बराबर होता है क्यू ई। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ जो होगा वो क्यू यानी कि माइनस का इलेक्ट्रॉन जो होगा ई होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस का होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दूँ? तुम बोलोगे एकदम सही भाई, बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये माइनस का साइन क्यों लगाया? तो मेरे भाई माइनस का साइन जो मैंने लगाया ना, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, याद रखना। इस माइनस का और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ से मुझे तुम बात बता सकते हो कि ए बराबर होता है एफ बाई एम के, एक्सेलरेशन जो होता है एफ बाई एम के बराबर होता है, आप तुम बता सकते हो। और एक का कंडीशन होता है, और ए बराबर लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो? तुम बोलोगे डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पी एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या मैं यहाँ से आपको ये बोलूँ कि क्या मेरे भाई एफ़ का जो वैल्यू है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ एफ़ का जो वैल्यू है, यहाँ से माइनस ई, कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे एकदम सही है भाई। अच्छा, क्या तुम वहाँ से वो लिख सकते हो? तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकता कि ए जो एक्सेलरेशन है वो, ये जो v है यानी डेल v, इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे vd से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसमें से अगर हम जीरो घटा दें, यानी कि फर्स्ट में से इनिशियल, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं vd माइनस जीरो, यानी कहीं ना कहीं तो रुका होगा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और डेल्टा t यानी t को हम लिख सकते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से अपने पास आता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला vd अपॉन में टाउ के बराबर, ठीक है। ये अगर मैं कंडीशन मानूँ कि ये आपके पास थर्ड है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार एक मिनट छोटा सा और कर लूँ थोड़ा सा इसे मैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। और ये लो, मैंने थोड़ा सा छोटा और कर लिया और इसको मैंने यहाँ रख दिया। तो आप यहाँ से बोलोगे भाई कि आप क्या बोलोगे? इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन रुक जाओ, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन रुक जाओ यार, रुक जाओ, लिखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या दोनों में ए बराबर है?
ए बराबर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का ई और ई बाई एम बराबर होगा किसके, तुम बोलोगे वी डी अपॉन टाउ के। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या यहाँ से मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि वी डी बराबर माइनस का ई कैपिटल ई बाई एम और इनटू में टाउ, और यही आपका फॉर्मूला निकल के आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला आता है निकल के बाहर, तुम बोलोगे यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही फार्मूला आता है, वी डी बराबर माइनस का ई बाई एम इंटू टाउ। यही आपका फार्मूला होता है किसका, तुम बोलोगे यार ये होता है फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, किसका होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। समझ में आया मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही डेफिनेशन यानी यही फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर माइनस का ई टाउ बाई एम। ठीक है, अच्छा ये जो टाउ है ना मेरे भाई, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, देखो क्या होता है, ये जो टाउ है यानी कि रिलैक्सेशन जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड है यानी कि रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है बात मेरा, कि किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो कैसे डिपेंड करता है, यानी टाउ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, याद रखना। टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का काम करता है। ठीक है, एक नोट बनाना भाई। ठीक है, नोट बनाना, क्योंकि आज इट इज ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके सामने कि किसी भी कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एनी कंडक्टर वो किसके कोटि के बराबर होता है, 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ के बराबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, नोट बना के आप इसको लिख सकते हो कि जो द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसी कंडक्टर में 10⁻⁴ के बराबर यानी कि या फिर 10⁻⁴ के घात के बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है आपको बात, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर और लिखते हैं हम अगला टॉपिक का नाम, जो कि है आपके पास मोबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगला टॉपिक है आपके पास मोबिलिटी। ठीक है, ये मोबिलिटी क्या होता है? ठीक है, मोबिलिटी। ठीक है, अब देखो कि ये मोबिलिटी क्या होता है, तो ध्यान से सुनो इस बात को और गौर फरमाना मेरे भाई कि मोबिलिटी क्या होता है। मैं अगर बोलूँ कि मोबिलिटी कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये एक तरीके का क्या होता है, देखो क्या होता है, ये एक तरीके का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि कितना फ्रीली मूव कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक है, इन अ कंडक्टर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, हाउ इट इज मूव फ्रीली। ठीक है, फ्रीली इन कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कितना फ्री होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। ये तो था तुम्हारा डेफिनेशन, लेकिन हमें यहाँ से क्या निकालना है मेरे भाई, हमें यहाँ से निकालना है कि यार मोबिलिटी एक और डेफिनेशन होता है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, तुम बोलोगे मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय
म्यू से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्या म्यू से डिनोट किया जाता है, समझ में आया। जहाँ म्यू बराबर क्या होता है भाई, म्यू बराबर वी डी बाई ई के बराबर होता है, ठीक है, ये इसी के रेशियो के बराबर होता है, समझ में आ रहा है भाई। अच्छा, अभी हमने वी डी बराबर पढ़ा है ना, वी डी बराबर पढ़ा है ई टाउ बाई एम, और इनटू में ई आ गया, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ तो ई टाउ अपॉन में एम इंटू ई के बराबर, यानी कि अगर मैं इसको ई से ई काट दूँ तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ई टाउ बन एम बनेगा, ई टाउ अपॉन एम बनेगा। और ये जो फार्मूला है मेरे भाई वो किसका फार्मूला है, तो आप बोलोगे ये जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है, मोबिलिटी का, यानी म्यू बराबर आप बोल सकते हो म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम, ये किसका फार्मूला है, तुम बोलोगे मोबिलिटी का फार्मूला है, ठीक है, किसका फार्मूला है, तुम बोलोगे मोबिलिटी का फार्मूला है। समझ में आ रहा है बात, एक मिनट, ठीक है, मोबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। अच्छा मेरे भाई, मोबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी, मोबिलिटी देखो नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन किस पे, मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, ये भी मेरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबिलिटी घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घटता है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि म्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T है, यानी कि वी डी भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तुम बोलोगे एकदम सही भाई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि म्यू समानुपाती है वी डी के और वी डी समानुपाती है 1/T के, तो आप बोल सकते हो कि म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। समझ में आ गया मेरी बात। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे अगर मोबिलिटी पूछे, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी पूछे, ठीक है, मोबिलिटी क्या हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी, तुम बोलोगे म्यू ई बराबर ई टाउ अपॉन एम ऑफ ई, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। अगर यही हिसाब से पूछे कि होल्स के लिए जब सेमीकंडक्टर में होल्स पढ़ेंगे, होल्स के लिए, ठीक है, होल्स के लिए मोबिलिटी पूछे, होल्स के लिए क्या पूछे आपसे, मोबिलिटी, यानी कि होल्स के लिए मोबिलिटी पूछे आपसे, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, म्यू ऑफ एच बराबर ई टाउ अपॉन में एम इंटू एच, यानी होल्स के लिए ये हो जाएगा, होल्स के लिए अलग और इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग, ठीक है, और ये आपका कंडीशन यहाँ पर बन जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, ये बात समझ में आया। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मोबिलिटी निकालना हो तो ई टाउ अपॉन एम ई, और होल्स के लिए निकालना हो तो ई टाउ अपॉन एम एच, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बात याद रखना मेरे भाई कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी होता है ना, यानी कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होता है किसके, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स के, मोबिलिटी ऑफ होल्स के। समझ में आ रहा है भाई, याद रखना मेरे भाई इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही जबरा सवाल है। किसका मोबिलिटी किसके बराबर होता है, ठीक है, किसका मोबिलिटी किसके बराबर होता है, तो तुम बताओगे कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है, तो तुम बोलोगे मोबिलिटी बराबर नहीं, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स के बड़ा होता है, ठीक है। चलो, एक सवाल आप मुझे एक बात बता दो, कि एक सवाल मुझे याद आ गया कि मेरे भाई अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, ठीक है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है आपको, 12 वोल्ट अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास 12 वोल्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 12 वोल्ट, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर कितना है, मान लो कि
लेंथ ऑफ कंडक्टर है आपके पास 0.2 मीटर का, ठीक है, 0.2 मीटर का, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपके पास 3 × 10⁻⁴, ठीक है, 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये गिवन है, कंडक्टर का लेंथ गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, तो मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो एक बात मुझे याद बताओ कि क्या आपने, एक बात याद कराओ कि आपने पढ़ा है E बराबर होता है V/d के, हाँ बोलो क्या होता है कि नहीं? तो बोलोगे तुम E बराबर V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V यानी वोल्टेज कितना दिया आपको, 12 वोल्ट, और डिस्टेंस यानी कि D क्या होता है, कंडक्टर का लेंथ यानी 0.2 मीटर, इसको हटाओगे ऊपर जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 60, यानी E का जो वैल्यू है वो आ गया 60 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। E का वैल्यू आ गया 60 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, आपको निकालना है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया आपको कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है, म्यू ऑफ E बराबर होता है देखो क्या होता है, E/τ/me। देखो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करूँ थोड़ा सा, आपको निकालना है क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ फॉर्मूला है ना आपके पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी क्या होता है, E/τ/me, E/τ म्यू ऑफ E, ठीक है, E/τ/me के बराबर होता है। यानी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E क्या है, देखो रुक जाइए एक मिनट भाई, E क्या है, और ये τ/me, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुमको निकालना है मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी निकालना है, E यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, τ रिलैक्सेशन टाइम निकालना है पहले, और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। अब रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ से देखो, म्यू बराबर E/τ/m, ठीक है, यानी कि म्यू बराबर VD/E होगा, और यहाँ से हम अगर टाउ निकालना चाहें तो VD/E बराबर E/τ/m हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि अरे यार कहाँ जा रहे हैं हम, देखो VD/E जो होगा, VD/E मोबिलिटी होगा, VD/E, ठीक है, VD/E देखो यहाँ से VD/E बराबर E/τ/m होगा, E/τ/m होगा, E/τ/m होगा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, VD का वैल्यू तुमको गिवन है कितना, 3 × 10⁻⁴, और E का वैल्यू हमने निकाला कितना, 60। अच्छा, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, और टाउ निकालना है हमको, और m ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गिवन है, क्या गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है हमारे पास, गिवन नहीं है, होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से तुम जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा टाउ आएगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, जो कि होगा 3 × 10⁻⁴, ठीक है, अपॉन में 60, ठीक है, इंटू हो जाएगा 9.1 × 10⁻31, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। जब यहाँ से करोगे तो टाउ तुम्हारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, और जब तुम टाउ कैलकुलेट कर लोगे तो सिंपल सी बात है भाई, जब तुम यहाँ से टाउ कैलकुलेट कर लोगे तुम्हारे पास सिंपल सा बात आ जाएगा, यहाँ टाउ का वैल्यू रख देना, और E का वैल्यू होता है 1.6, ठीक है, क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और टाउ का जो वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, और नीचे लिख देना नंबर ऑफ मास। देखो टाउ का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁻⁴ × 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है, अपॉन में है आपके पास 60 × 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना में है तो 9.1 × 10⁻⁻31। इससे ये कटा, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, यानी 20 बार में 1 कटा, यानी 10⁻⁻⁴/20, ठीक है,
तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये यहाँ से अगर आप बढ़ाओ इसको तो आप बोलोगे 1/20 यानी 1/20 गुने 10 की पावर -4 आएगा। ठीक है, 1/20 गुने 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो आ जाएगा 0 और पॉइंट लगाओगे 0.05 आएगा। ठीक है, 0.05 यानी 0.05 गुने 10 की पावर -4। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 0.05 इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो ये आएगा आपके पास क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया मेरे भाई, ये आएगा आपके पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या आएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया मेरे भाई। तो हमने आज पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्वेश्चन भी करा हमने। ठीक है, तो अपना जो सिलेबस है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सिलेबस है भाई, ये है अपना मैथ्स का सिलेबस। ट्रिगोनोमेट्री अपना ख़त्म हो गया भाई। ठीक है, आपने PYQs के साथ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नहीं करा है तो आप कर लेना। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री में अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, और नहीं तो आपको जो बनना है, ठीक है, SOT है तो वो भी बता सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में तो आप मुझे बताना कि दोनों में से किसको स्टार्ट करना है, कमेंट करके मुझे बताना, और नहीं तो मैं अपने मन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखो हमने यहाँ तक सब चूज़ कर लिया, और सब चूज़ कर लिया तो हमारे पास आज के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये सब पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन निकालना पड़ा। ठीक है भाई, तो आज के लिए हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, करंट के बारे में सीखा। ठीक है, करंट के बारे में सीखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो पढ़ा हमने। ठीक है, मोबिलिटी क्या है वो पढ़ा हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस के बाद फिर आएगा किरचॉफ्स का लॉ आएगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते करते हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। मेरे भाई कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है एक बार मुझे बताना। ठीक है, देर लग रहा है लेकिन मेरे भाई कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग कि इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, चलता हूँ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय, गुड नाइट, जय। गुड नाइट इसलिए क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे भाई आज 11 साढ़े 11 हो रहा होगा। ठीक है, रात हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, बाय, गुड नाइट।